वेलकम बैक टू टिनोस एजुकेटर। और जैसा कि हम लोग सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन 10 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज क्वेश्चन 11 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका है वो क्या है। इफ टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्कल। दो टेंजेंट है और वो सर्कल की तरफ ड्रॉ किया गया, ठीक है, ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो चलिए एक सर्कल बना लेते हैं। ये सर्कल हो गया, रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। तो चलिए यहां से हम लोग एक रेडियस बना लेते हैं। ये आपका 3 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। अब यहां से आपका दो टेंजेंट, सपोज ये एक पॉइंट है जहां से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया होगा, ठीक है। ये दो टेंजेंट हो गया। अब आप लोग अगर सर्कल चैप्टर पढ़े हो तो टेंजेंट कितना डिग्री एंगल बनाता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है रेडियस के साथ, ठीक है। द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट क्या होगा। अब ये जो आपका टेंजेंट है या फिर ये, इसका लेंथ क्या होगा वह फाइंड करना है आपको। तो इस लाइन को हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। और अगर आप थ्योरम 10.2 अगर पढ़े होगे, ठीक है, थ्योरम 10.2 अगर पढ़े होगे तो आपका ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल आपका 60 डिग्री दिया हुआ है। तो थ्योरम 10.2 से हम लोग क्या सीखे थे कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। अगर ये पूरा 60 है, इसका मतलब इसका आधा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा आधा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए पॉइंट्स का नाम दे देते हैं, ए, बी और ओ, ठीक। अब यहां से हम लोग को ओबी का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ये आपका टेंजेंट है, तो अगर ये 90 डिग्री है, ये एक एंगल 30 डिग्री पता है और हमारा एक साइड का लेंथ पता है, तो आप देखिए कि यहाँ पे सर्कल है और इस साइड का लेंथ हम लोग ट्रिगो का कंसेप्ट लगा के निकाल सकते हैं। क्योंकि ट्रिगो में क्या है, आपका 90 डिग्री रहता है, एक एंगल पता होता है। तो अगर इसको हम लोग ऐसे बना ले या फिर उल्टा ही बना लीजिए, सपोज ऐसे हम लोग बना लिए, ये 90 डिग्री है आपका, ये 30 डिग्री है, ठीक है। ए बी ओ, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोग को लेंथ निकालना है ओबी का, ठीक। तो हम लोग इसमें क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, टेन थीटा का। टेन थीटा क्या होता है, अगर ये आपका टेन थीटा है तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा और बेस कौन सा होगा, बेस आपका ये होगा। इसका मतलब ये जो ओबी है ये आपका बेस है, ठीक है। ये आपका बेस हो गया, टेन थीटा पी बाई बी, ठीक है। ये परपेंडिकुलर और ये बेस। यहाँ पे आपका ये परपेंडिकुलर बन रहा है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और फिर 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला आपका हाइपोटेन्यूस होगा। तो ये साइड आपका हाइपोटेन्यूस हो गया, मतलब ये जो ओबी है ये आपका बेस है, ठीक। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे टेन थीटा क्या हो जाएगा, पी क्या है आपका, परपेंडिकुलर ए बी है, ए बी, और बेस कौन सा है, ओ बी, ठीक। अब ए बी हम लोग को पता है कितना है, 3 सेंटीमीटर, और ओ बी कितना है, ओ बी तो हम लोग को फाइंड करना है, ओ बी टेंजेंट का लेंथ है, और थीटा कितना है आपका 30 डिग्री, ठीक है। थीटा कितना है आपका 30 डिग्री। अब 30 डिग्री का वैल्यू पुट कीजिए, tan 30 कितना होता है आपका 1/√3, tan 30 कितना होता है 1/√3। अब ये 3 सेंटीमीटर हो गया और यहाँ OB हो गया। अब OB बराबर क्या हो जाएगा, OB आके 1 से इंटू होगा OB, और ये √3 और 3 इंटू होगा तो 3√3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका टेंजेंट का लेंथ हो गया। तो आपको सिंपली क्या करना था, आपको यहाँ पे कंसेप्ट है 10.2 का, जो ये पूरा एंगल 60 है तो हाफ आपका कितना होगा 30, क्योंकि ये जो लाइन है ये आपका एंगल बाइसेक्टर होता है, ठीक है। ये OA जो लाइन है ये इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर होता है, और ये दोनों एंगल आपका क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। तो पूरा 60 मतलब हाफ ऑफ 30, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखे कि सर्कल और ट्रिगो का कंसेप्ट को मिक्स कर दिया है। यहाँ से हम लोग सर्कल देखे, टेंजेंट ड्रॉ है, और ये जो हम लोग OB फाइंड कर रहे हैं ये हम लोग ट्रिगो से निकाल रहे हैं टेन थीटा का यूज करके, ठीक।
तो देखते हैं ऑप्शन है क्या, ये ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग सर्कल चैप्टर और ट्रिगो दोनों को पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन काफी आपको इजी लगेगा। और आप लोग इस अपने बुक में ये आप थ्योरम 10.2 अच्छे से कर लीजिएगा तो ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर इज। अब उस सर्कल का एरिया निकालना है जो एक स्क्वायर के अंदर आपका बना हुआ है। तो चलिए एक स्क्वायर बना लेते हैं, और स्क्वायर का साइड क्या है आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर का साइड आपका 6 सेंटीमीटर है, इसके अंदर हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं। तो इंस्क्राइब का मतलब है कि सर्कल आपका चारों बाउंड्री को टच कर रहा होगा। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो ये साइड है वो आपका सर्कल का डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर का साइड है तो सर्कल का डायमीटर कितना होगा आपका 6 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब इसका रेडियस कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर आपका 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा d/2, ये कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब रेडियस हमारे पास है, अब क्या पूछा गया, एरिया पूछा गया है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। और देखिए पाई का वैल्यू यहाँ नहीं पुट करना है, सारे ऑप्शन में आपका पाई गिवन है। ठीक है, तो पाई को पाई रहने दीजिए, और आर क्या है 3 है, तो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, पाई पाई हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी, तो 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको बस यहाँ पे इतना देखना है, इंस्क्राइब का मतलब कि स्क्वायर के अंदर सर्कल बना हुआ है। ठीक है, और ये सर्कल चारों बाउंड्री को टच करेगा, इसका मतलब जो साइड होगा आपका वो इसका डायमीटर बनेगा। ठीक है, और ये कंसेप्ट आप कहाँ से सीखोगे, चैप्टर 12 क्वेश्चन 12, चैप्टर 12 का ही क्वेश्चन है सर्कल चैप्टर। ठीक है, उस चैप्टर को बनाइएगा, आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। द सम ऑफ द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस हाइट कितना दिया हुआ है आपके पास 6√3 सेंटीमीटर, एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 2√3। और जो डायगोनल का लेंथ है, लेंथ ऑफ डायगोनल वो कितना दिया हुआ आपके पास 2√3 सेंटीमीटर। ठीक, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि लेंथ ऑफ डायगोनल आपके बुक में ये कंसेप्ट है नहीं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो इसका होता है वो आपको या तो आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल से आप वहां देख सकते हो। ठीक, और ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे क्वेश्चन हमेशा रहता है। ठीक, तो लेंथ ऑफ डायगोनल आपका क्या होता है √L² प्लस B² प्लस H² बराबर 2√3 सेंटीमीटर आपको गिवन है। ठीक है, लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला ये होगा, याद रखिएगा। अब ये अगर L² प्लस B² प्लस H², अगर ये रूट इधर जाएगा तो ये 2√3 का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ये रूट हम लोग इधर ले गए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा L² प्लस B² प्लस H², ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसका स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, मतलब 4 × 3 12। ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर। तो हमारा जो ये L² B² H² का वैल्यू जो आया वो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर हम लोग नहीं लिखे हैं, सेंटीमीटर को भी लिख लीजिए। तो ये क्या आएगा आपका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका। अब ये देखिए यहाँ पे L² B² H² का वैल्यू कैलकुलेट हो गया, और L प्लस B प्लस H, L प्लस B प्लस H आपको गिवन है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया देखें तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आपका 2LB
प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। लेकिन ये चीज क्या कहीं भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस वैल्यू से, या फिर इस वैल्यू से कैलकुलेट नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये चीज हम लोग लाएंगे कैसे? तो ये लाने के लिए आपको एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि जब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करते हैं तो ये चीज हम लोग का आ सकता है। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी हम लोग कैसे करेंगे? ये आपका a बनेगा, ये b बनेगा और ये c बनेगा। ठीक है, तो दोनों साइड हम लोग को अब स्क्वायरिंग करना होगा। इसके लिए थोड़ा सा मिटाते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे ये याद रखिएगा कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हमारा क्या कैलकुलेट हुआ है? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बात को बस याद रखना है। ठीक है, इस चीज को मिटा दे आप। तो क्या कीजिए, आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने से अब ये आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मतलब l स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, फिर 2ab होता है तो 2ab, फिर 2bc तो 2bc, फिर 2ca तो 2c और a। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब स्क्वायर करेंगे, इसका कितना होगा आपका? 6 का स्क्वायर 36 √3 इंटू 3, तो 36 इंटू क्या हो जाएगा आपका? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट किए हम लोग। कितना कैलकुलेट किए? 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे पुट कर दीजिए इसकी जगह 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन तीनों में से अगर हम लोग फॉर्मूला याद करें तो 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 को कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तीनों से 2 कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा आपका। अब ये देखिए आपका फॉर्मूला आ गया। ये आपका क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है। फॉर्मूला हमारे पास पता है। 36 इंटू 3 कीजिए, कितना होगा? 108 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 को इस साइड ले जाके हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो 2lb प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर क्या होगा? 108 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 12 का हम लोग यहाँ से इस साइड ले गया, माइनस होगा। ठीक है, अब ये माइनस करके कितना आ जाएगा आपका? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकल के यहाँ से हम लोग को अब देखिए यहाँ पे हम लोग को डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता था कोई चीज, ना ही लेंथ पता था, ना ही ब्रेड्थ, ना ही हाइट। लेकिन जो फॉर्मूला का कंसेप्ट था आपको कहीं ना कहीं से आपको ये फॉर्मूला खुद ब खुद मिल गया। ठीक है, तो आपको ये सब क्वेश्चन को बनाने का प्रैक्टिस होना चाहिए। तो एनसीईआरटी नहीं, आप आरएस और आरडी समझ से भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर सी। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और ये आप कंसेप्ट आरएस अग्रवाल और आरडी शर्मा से सीखोगे, क्योंकि लेंथ ऑफ डायगोनल आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन नंबर 13 हमारा हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 14। तो आपके सामने अब क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन इज 24, तो आपके पास मोड और मीडियन का डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं। मोड माइनस मीडियन आपके पास क्या है? 24। ठीक है, देन डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन इज, अब हम लोग को मीडियन और मीन का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो आपको याद होगा स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, क्या होता है वो? मोड इज इक्वल टू प्री मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से सीखते हैं। आप पेज नंबर 286 निकालिएगा। ठीक है, उसमें आपको ये फॉर्मूला गिवन होगा। ठीक, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब यहाँ पे देखिए, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ मीडियन और मीन का बात है, तो मोड को हटाना होगा हम लोग को।
तो यहां से मोड का क्या वैल्यू आ जाएगा, मोड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 24 प्लस मीडियन हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस वैल्यू को इसके जगह पे पुट कर दीजिए, तो मोड की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 24 प्लस मीडियन इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब आप देखो सिर्फ मीडियन और मीन के फॉर्म में ये पूरा इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व कीजिए, मीडियन यहाँ है, मीडियन को इधर ले आइए या फिर मीडियन को उधर ले जाइए, 24 प्लस इज इक्वल टू 3 मीडियन, ये इधर से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा मीडियन माइनस 2 मीन। अब 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 2 मीडियन माइनस 2 मीन, और इधर आपका 24 रह जाएगा। ठीक है, अब दोनों से 2 कॉमन लीजिए तो क्या होगा, मीडियन माइनस मीन। ठीक है, अब ये 2 इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा आपका, 24 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू मीडियन माइनस मीन। अब ये 2 से डिवाइड होगा तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, 12 इज इक्वल टू मीडियन माइनस मीन। ठीक है, अब आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था कि डिफरेंस किसका निकालना है, मीडियन और मीन का। अब देखिए जो आंसर आया है 12 वो मीडियन और मीन का ही डिफरेंस है। ठीक है, तो हम लोग देखें कि ये जो भी आपका गिवन था और हम लोग सिंपली फॉर्मूला यूज किए तो उससे हमारा सॉल्यूशन निकल गया। 12 ऑप्शन में है, ये बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना था जो कि आपके स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का है और पेज नंबर 286 में आपका गिवन है एनसीईआरटी। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन 15 करेंगे। तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय अ सर्कुलर व्हील। ठीक है, एक सर्कुलर व्हील है जो आपका रिवॉल्यूशन करती है यानी गोल गोल घूमती है, चक्का समझ लीजिए, ऑफ रेडियस 0.25 सेंटीमीटर इज रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर। तो मान लीजिए कोई एक चक्का है, ठीक है, कोई एक चक्का है आपका जिसका रेडियस 0.25 मीटर है। ठीक, अब ये चक्का रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है, ये कितने बार घूमेगा, तो ये चक्का कितने बार घूमेगा तो ये इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा। ठीक है, 11 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो यहाँ पे एक सिंपल सा कंसेप्ट है जो हम आपको पहले बताना चाहेंगे कि अगर ये सर्कल या फिर ये चक्का जो भी है व्हील आपका एक सर्कल अगर एक बार रिवॉल्यूशन करेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो अगर ये एक बार रोल करेगा तो इसको सिंपली समझने के लिए मान लीजिए ये कोई थ्रेड है, ठीक है, रस्सी है, इसको आप काट दीजिए। अगर इसको काट दोगे एक साइड से तो ये एक लंबा रस्सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस रस्सी को जब आप इस मान लीजिए ये रोड है आपका, यहाँ पे रखोगे तो आपको पता चलेगा कितना डिस्टेंस तक ये रस्सी लेंथ हुआ। ठीक है, फिर इसको रखते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब मतलब कि ये एक रोल करेगा तो इसी लेंथ के बराबर आपका टोटल डिस्टेंस कवर होगा। तो ये जो लेंथ है ये क्या है, ये सर्कल का आउटर बाउंड्री है। तो सर्कल का आउटर बाउंड्री से हम लोग क्या सीखते हैं कि मतलब इसका एक रिवॉल्यूशन किसके बराबर होगा, इस सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर होगा। ठीक है, अगर ये एक रिवॉल्यूशन करता है तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जो इसका सरकमफेरेंस होगा उतना डिस्टेंस। ठीक है, तो टोटल जो डिस्टेंस है उसको सरकमफेरेंस से माइनस डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना आपका रिवॉल्यूशन करेगा। क्योंकि अगर हम यूनिटरी मेथड देखें, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि 5 रुपया में एक समोसा मिलता है तो 10 रुपया में कितना समोसा मिलेगा, 2 समोसा मिलेगा। सिंपली यहाँ पर एक बार रिवॉल्यूशन करेगा तो ये कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। तो 11 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको क्या करना होगा, तो हम लोग एक रिवॉल्यूशन हम लोग को पता है तो इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सरकमफेरेंस से सिंपली आपको पता चल गया यहाँ पर कि एक रिवॉल्यूशन में उतना डिस्टेंस कवर करेगा जो इसका सरकमफेरेंस होगा। तो आपके पास टोटल डिस्टेंस है, तो इससे हम लोग को क्या पता चलेगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला है कि टोटल रिवॉल्यूशन क्या होता है, टोटल रिवॉल्यूशन जो होगा
वो क्या होगा आपका टोटल डिस्टेंस बाय सरकमफरेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस जो भी है उसको कवर करने के लिए एक बार वो सर्कल करेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो हम लोग उसको डिवाइड कर लेंगे। तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना है 11 किलोमीटर और सरकमफरेंस क्या हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, 11 की, अब यहाँ पे रेडियस देखिए आपका मीटर में है, इस किलोमीटर को मीटर में कर लेते हैं। ठीक है, अब ये मीटर में हो गया और 2 पाई आर का वैल्यू पुट कीजिए 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर क्या है 0.25 मीटर। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, इसलिए आंसर आएगा। आप यहाँ पे ये देख रहे हो टोटल डिस्टेंस है और ये एक बार का डिस्टेंस है, मतलब एक बार रोल करेगा तो कितना डिस्टेंस होगा। तो सिंपली इसको डिवाइड मारिए, टोटल कितना बार वो रोल किया होगा वो आपका कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे ये 7 यहाँ नीचे है तो ये 7 ऊपर जाएगा तो 7 को ऊपर ले जाते हैं। अब अगर यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर कितना जीरो जाएगा 2 जीरो जाएगा, तो डेसिमल भी हटा लीजिए और ऊपर क्या चला जाएगा 2 जीरो। अब इसको डिवाइड करते हैं, 11 से 22 कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, 2 और 2 4 हो गया, तो 4 को 100 से काटेंगे कितना हो जाएगा 25 बार में। ठीक है, अब ये 25 और ये 25 कैंसिल हो गया आपका। ठीक, तो 1000 इंटू 7 7000 आपका रिवॉल्यूशन हो गया। ठीक है, क्योंकि ये मीटर और ये मीटर तो आपस में कट जाएगा, आपके पास कोई यूनिट नहीं है और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो है वो आपका सिर्फ एक नंबर होना चाहिए। तो टोटल रिवॉल्यूशन आपका क्या हो गया 7000 रिवॉल्यूशन। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो हम लोग देखें कि ये क्वेश्चन बहुत बार कंफ्यूज कर जाते हैं सब कि टोटल रिवॉल्यूशन निकालना है तो क्या करें। आपको याद रखना होगा कि जो सरकमफरेंस है वो आपका एक बार का डिस्टेंस है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस को एक डिस्टेंस से हम लोग डिवाइड करें। ठीक, और ये चीज आप कहां से सीखोगे, ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में है, आप एक्सरसाइज 12.1 ठीक है ये आप लोग निकालोगे और क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 4 अपने एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक डाटा दिया हुआ है, ये क्लास है, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, जो कि आपके स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का है। ठीक, ये क्लास हो गया 0 to 5 फ्रीक्वेंसी 10, 5 to 10 फ्रीक्वेंसी 15, 10 to 15 फ्रीक्वेंसी 12, 15 to 20 फ्रीक्वेंसी 20, 20 to 21 फ्रीक्वेंसी 9। इसमें पूछा क्या है, द सम ऑफ द लोअर लिमिट्स ऑफ द मीडियन एंड मॉडल क्लास। अब हम लोग को जो लोअर लिमिट है उसका सम दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट किसका, मीडियन और मॉडल क्लास। तो आपको पहले मीडियन क्लास और मॉडल क्लास कैलकुलेट करना होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मॉडल क्लास क्या होगा आपका। मॉडल क्लास का कंसेप्ट क्या होता है, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो आपका क्या होगा, मॉडल क्लास होगा। तो किसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो ये आपका मॉडल क्लास हो गया। ठीक है, 15 से 20 आपका क्या हो गया, मॉडल क्लास हो गया। ठीक है, ये आपका मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का सिंपल सा मीनिंग याद रखिए, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा वो आपका मॉडल क्लास होगा। मीडियन क्लास कैसे फाइंड करेंगे, तो मीडियन क्लास के लिए हम लोग को दो चीज पता होना चाहिए, एक इसका मीन क्या है और इसका कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मॉडल क्लास को हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं। मॉडल क्लास आपका 15 to 20 था। ठीक है, चलिए अब यहां से हम लोग को मीडियन क्लास कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या पता होना चाहिए, कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी CF निकालना होगा हम लोग को। ठीक है, इसी को कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी निकलता कैसे है, तो हर फ्रीक्वेंसी को आप ऐड करते जाइए। जैसे 0 to 5 यहाँ पर 10 है, 10 लिखिए,
फिर अगला फ्रीक्वेंसी 15 है, तो 15 में ये आपको ऐड करना होगा। 15 में 10 ऐड किए 25, फिर ये आपको इसमें ऐड करना होगा, ठीक है। 12 ऐड कीजिए 37, फिर इसमें ऐड करना होगा 67, ये आपका हो जाएगा 57, ठीक है। फिर 9 ऐड कीजिए, आपका कितना हो जाएगा 66। तो ये आपका कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गया। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है मीन। तो मीन हम लोग का क्या होता है, सबको ऐड किए तो कितना आया, टोटल 66 आया, n/2 होता है, और ये 66/2, ये कितना हो जाएगा 33, ठीक है। मीन हमारा 33 आ गया। तो मीडियन क्लास जो होता है, मीडियन क्लास ये क्या होगा, तो मीडियन क्लास वो होगा जो आपका इससे बड़ा हो। 33 से बड़ा देखना है और इसके नियरेस्ट। तो 33 से बड़ा कौन है, ये, और सबसे नजदीकी भी यही है। तो ये हमारा जो है ये आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। तो हमारा मॉडल क्लास क्या हो गया था, मॉडल क्लास हो गया था आपका ये, ठीक है। 15 to 20 आपका मॉडल क्लास हो गया था। और मीडियन क्लास क्या होगा आपका 10 और 15, ठीक है। मीडियन क्लास आपका क्या हो गया 10 से 15। अब दोनों क्लास हम लोग को पता चल गया। अब दोनों का लोअर लिमिट्स को आपको क्या करना है, ऐड करना है। दोनों का लोअर लिमिट्स कौन सा है, ये दोनों का लोअर लिमिट है। तो 10 + 15 क्या हो जाएगा 25, और ये आपका फाइनल आंसर निकला। तो सिंपली आपको सिर्फ क्लास दे के आपको एडिशन नहीं करना था, आपको डाटा दिया गया उससे आपको कैलकुलेट करना है। इसका मतलब आपको यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मॉडल क्लास कैसे कैलकुलेट करते हैं और मीडियन क्लास। ऑप्शन 25 में है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्या किए हम लोग, मॉडल क्लास क्या होता है, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा, ये सबसे ज्यादा था तो ये मॉडल क्लास हो गया। मीडियन क्लास के लिए क्या किए, पहले CF निकाले, ठीक है, उसके बाद मीन निकाले, और मीन 33 आया। अब इसमें से देखना है कि जो सबसे बड़ा इसके करीब हो और इससे बड़ा, तो 33 से बड़ा ये था और इसके सबसे नजदीक भी यही है, तो ये आपका मीडियन क्लास हो जाएगा, ठीक। तो ये कंसेप्ट आप कहाँ से सीख सकते हो, आप अपने NCERT बुक का पेज नंबर 273, यहाँ पे मॉडल क्लास का कंसेप्ट है, और पेज नंबर 282 यहाँ पे मीडियन क्लास का कंसेप्ट है, ठीक है। NCERT बुक खोलिएगा और ये दोनों पेजेस में आपका ये मॉडल क्लास और मीडियन क्लास का कंसेप्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 17 करते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17। 2 dice are rolled simultaneously, ठीक है। What is the probability that 6 will come up at least once, ठीक है। 2 डाइस को आपको साइमल्टेनियसली थ्रो करना है, ठीक है। तो अगर हम एक डाइस को थ्रो करते हैं, सिंपली आपको समझा रहे हैं, एक डाइस को थ्रो करते हैं तो कितना रिजल्ट आता है 6 रिजल्ट आता है, एक डाइस को थ्रो करें। अब फिर से अगर एक और डाइस हम लोग साइमल्टेनियसली थ्रो कर रहे हैं, तो या तो पहले में एक आएगा या फिर सेकेंड वाले में कुछ भी आ सकता है, 6 का 6 कुछ भी, ठीक है। उसी तरह इसमें भी 6 का 6 कुछ भी आ सकता है, इसमें भी, ठीक है। इसका मतलब अगर 2 डाइस साइमल्टेनियसली थ्रो किया जाए तो टोटल रिजल्ट आपका कितना होता है 36 होता है। मतलब टोटल आउटकम जो होगा वो 36 होगा, ठीक है। तो इसको आप इस फिगर को ना देख के आप ऐसे देखिए कि समझ लीजिए कि पहले डाइस में आपका 1 आया तो दूसरे में 1 आ सकता है, दूसरे में आपका 2 आ सकता है, ठीक है। 1 के साथ 3 आ सकता है, 1 के साथ 4 आ सकता है, 1 के साथ 5 आ सकता है, 1 के साथ 6 आ सकता है। मतलब पहले डाइस 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं, पहले डाइस में सब में देखिए 1 है, मतलब पहले डाइस में 1 आया, दूसरा डाइस में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। सेम इसी तरह सबके लिए देख लीजिए, 2 के लिए 1 आएगा, फिर 2 आ सकता है पहले डाइस में, फिर यहाँ भी 2 आ सकता है, उसी तरह आपका 6 आ सकता है, क्योंकि मेनली हम लोग को 6 का देखना है, ठीक है, इसलिए 6 वाला। 3 के लिए फिर 3 में 1 आ सकता है, फिर आपका 3 के साथ 6 आएगा, ठीक है। 4 के साथ आपका फिर 1 आएगा, फिर 4 के साथ 2 आएगा, फिर आपका 4 के साथ
6 आ सकता है। 5 के साथ फिर से 1 आएगा, फिर 5 के साथ 6 तक देख लेंगे, ठीक है। फिर 6 का देख लेंगे, 6 के साथ 1, फिर 6 के साथ 2, फिर 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5 और 6 के साथ 6, ठीक है। तो 6 वाला इसलिए लिखिए क्योंकि क्वेश्चन में 6 है। अब 2 डाइस थ्रो किए तो टोटल इतना रिजल्ट आ गया। टोटल रिजल्ट कितना होगा आपका 36, ठीक है। तो अब देखिए इस एटलीस्ट वंस मतलब या तो एक 6 हो या फिर एक से ज्यादा। तो टोटल काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मतलब कि ऐसा रिजल्ट जिसमें 6 एक बार हो या एक से ज्यादा बार हो, वैसा रिजल्ट कितना है हमारे पास 11। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 6, ठीक है, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टाइम्स 6 occurred, ठीक है, एटलीस्ट वंस, और नीचे क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ऊपर क्या होगा कि नंबर ऑफ टाइम 6 एक बार, एटलीस्ट एक बार आया है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर कितना आया था 11 और नीचे कितना आ जाएगा 36। टोटल जो रिजल्ट था वो आपका कितना था 36, और 6 कितने बार आया है 11 टाइम्स, ठीक है। आप ऑप्शन से देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो हम लोग ये बात बस याद रखना है कि 2 डाइस थ्रो करेंगे तो टोटल रिजल्ट आपका कितना होगा 36, ठीक है। और इसको आप कहां से सीखोगे, अपने बुक का पेज नंबर 306, ठीक है। पेज नंबर 306 में जो आपका एग्जाम्पल 13 है, ठीक है, एग्जाम्पल 13 है, यहां से आप सीख सकते हो, ठीक है। ये जो पेज नंबर 12 है, पेज नंबर 306 एग्जाम्पल 13, ठीक है, यहां से आप सीख सकते हो इस कंसेप्ट को। इस टाइप का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। 5 tan बीटा इज इक्वल टू 4। यहाँ पे कुछ भी रहे, बीटा रहे, थीटा रहे, ABC कुछ भी रहे, ये एंगल है, ठीक है। 5 tan बीटा इज इक्वल टू 4, देन 5 sin बीटा माइनस 2 cos बीटा, 5 sin बीटा प्लस 2 cos बीटा, इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपके पास गिवन क्या है, 5 tan बीटा इज इक्वल टू 4, इसका मतलब tan बीटा क्या हो जाएगा 4/5, ठीक है। यहाँ कुछ भी रहे आपको टेंशन नहीं लेना है, ये सिंपली आपको डराने के लिए, ठीक है। तो tan बीटा या फिर tan थीटा आपका 4/5 हो गया। तो या तो आप इसका वैल्यू आप इस मेथड से कीजिए कि ट्राइंगल में tan बीटा क्या हो जाएगा आपका, ये बीटा एंगल है तो P/B, ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा। अब आप इसका वैल्यू निकाल के फिर इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है कि आप हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट किए, फिर आप यहाँ पे सबका वैल्यू पुट करोगे, उसमें थोड़ा सा आपको टाइम टेकिंग है, ठीक है। तो इससे और एक इजी मेथड क्या है, इस मेथड से ही बनाओगे तो आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा और क्या मेथड है, चलिए देखते हैं। 5 sin बीटा माइनस 2 cos बीटा बराबर डिवाइडेड बाय 5 sin बीटा प्लस 2 cos बीटा, ठीक है। अब हम लोग को ये पता है कि tan बीटा क्या होता है, sin बीटा बाय cos बीटा होगा। tan का फार्मूला ये हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा, फार्मूला होता है ऐसा। तो यहाँ पे हम लोग को sin cos दिख रहा है। अब हम लोग को वैल्यू पता है tan का, यहाँ पे tan कैसे बनाया जाए, तो अगर tan बनाना है तो मतलब यहाँ पे अगर cos से डिवाइड करेंगे तो cos कट जाएगा, यहाँ पे cos से डिवाइड करेंगे tan आ जाएगा। तो मतलब कि ऐसे में हम लोग cos से डिवाइड करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना है cos बीटा से, ठीक है। मतलब कि पूरे पूरे इक्वेशन या फिर एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि हर एक को cos बीटा से आपको डिवाइड करना है। तो 5 sin बीटा को अगर हम लोग
कॉस बीटा से डिवाइड करते हैं, ठीक है, ऐसा ही दिखा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, tan बीटा हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे डिवाइड करके नॉर्मली आंसर लिख लेते हैं, ठीक है, हम लोग देख लेते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पे साइन बीटा को कॉस बीटा से डिवाइड किए तो क्या आ जाएगा, 5 tan बीटा, ठीक है। यहाँ पे कॉस बीटा से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे कॉस बीटा से डिवाइड करेंगे तो 5 tan बीटा आएगा प्लस, ठीक है, यहाँ कॉस बीटा से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। आप ये चीज सीख पा रहे हो या नहीं, या फिर समझ रहे हो कि 5 sin बीटा को कॉस बीटा से डिवाइड किए, ठीक है, 5 sin बीटा था, कॉस बीटा से डिवाइड करोगे तो ये tan हो जाएगा तो 5 tan बीटा, ठीक है, और ये 2 cos बीटा था, इसको हम लोग cos बीटा से डिवाइड किए, ये कट गया, बचा सिर्फ 2, तो ये हम लोग का इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वैल्यू पुट करो, tan बीटा क्या 4/5, तो 5 इंटू 4/5 होगा -2, और ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 4/5 प्लस 2, देख रहे हो ये सिंपली बनेगा आपका। अब ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 - 2 क्या होगा 2, 2 + 4 क्या होगा 6, अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 से 6 कटेगा 3 बार में तो 1/3। देखिए सिंपली हम लोग यहाँ पे एक डिवाइड किए, ये आपको अभी थोड़ा सा लग रहा होगा कॉम्प्लेक्स, लेकिन अब अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बहुत ही आसान प्रोसेस, इस प्रोसेस से काफी ज्यादा ये शॉर्ट, ठीक है। तो आप सिंपली देखिए यहाँ से tan आ गया, tan का वैल्यू गिवन है, हम लोग डिवाइड किए, नॉर्मली हमारा आंसर 1/3 आ गया। 1/3 कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस से आपको इस टाइप का, मतलब नॉर्मली सारे लोग आपको यहाँ से वैल्यू आपका कैलकुलेट करने चले जाएंगे, ठीक है, वैल्यू से भी आपका आंसर इतना ही आएगा, लेकिन जो ज्यादा प्रैक्टिस किए होंगे वो इस प्रोसेस को यूज करेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस आपका थोड़ा शॉर्ट है। तो 18 क्वेश्चन हमारा यहीं पे हो गया, समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19 आ गया। 19 और 20 जो टाइप का आपका क्वेश्चन है उसमें क्या है कि एक आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है असर्शन के रूप में, और दूसरा स्टेटमेंट है रीजन के रूप में। तो इसमें क्या करना होता है कि आपका जो ये असर्शन है, पहले तो ये चेक करना होगा कि ये बात जो लिखा हुआ आपका सही है या नहीं। तो अगर ये सही है तो इसका जो सही होने का रीजन होगा, क्या वो रीजन आपका सही दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये दो चीज पहले आपको चेक करना है, उसके बाद आपको ऑप्शंस में टिक लगाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये जो स्टेटमेंट है ये सही है या नहीं है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 5780 एंड देयर एचसीएफ इज 17, देन देयर एलसीएम इज 340। क्या ऐसा होगा, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, या फिर ऐसे देख लो इसको, HCF इंटू LCM बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब चैप्टर 1 में देखिएगा ये फॉर्मूला आपका गिवन है, ठीक है। HCF इंटू LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमारा गिवन है 5780, LCM HCF भी गिवन है 17 और 340। इसको इंटू करके देख लीजिए क्या इतना आएगा, 17 तो दोनों तरफ आपका क्या हो गया, देखिए अब जो ये बात लिखा हुआ उस चीज को हम लोग प्रूफ कर दिए कि ये आपका दोनों ये सही लिखा हुआ, ठीक है, कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आपका LCM और HCF के इंटू के बराबर होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही प्रूफ हो गया। अब ये जो पहला स्टेटमेंट को हम लोग प्रूफ किए हैं, इसके पीछे क्या फॉर्मूला था हमारा, ये चीज, इसका सही होने का रीजन, असली रीजन जो है वो क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। मतलब कि हमारा अब रीजन देखेंगे, HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM, तो फैक्टर तो होता ही होता है, ये बात आपका सही है, ठीक है, कि HCF जो है वो LCM का हमेशा फैक्टर होगा। यहाँ भी देख लीजिए कि 340 है आपका LCM और 17 है आपका HCM, तो इससे तो ये डिवाइड हो ही जाएगा, मतलब कि ये फैक्टर होता है, ये बात सही है। लेकिन इस स्टेटमेंट के लिए ये जो आपका रीजन है ये गलत है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट आपका सही हो रहा है
ये क्यों सही हो रहा है? क्योंकि हम लोग ये रीजन हम लोग सही है, ये फॉर्मूला की वजह से ये आपका सही हो रहा है। ठीक है, तो अगर रीजन में ये आपका होता, तो आपका रीजन अगर ये होता तो आपका दोनों स्टेटमेंट सही हो जाता, लेकिन आपका ये स्टेटमेंट है और रीजन ये है। रीजन अपनी जगह पे सही है, लेकिन इस स्टेटमेंट के लिए आपका रीजन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि सही रीजन आपका ऐसा कुछ होता तब आपका सही होता। इसका मतलब क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ए असर्शन जो है वो सही है और जो रीजन है वो गलत है। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? पहला ऑप्शन जो ए है उसमें आपका दोनों ट्रू दिया हुआ तो वो गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है जिसमें ए आपका ट्रू होना चाहिए और बी आपका फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, ए एंड रीजन आर ट्रू, रीजन आर इज नॉट, दोनों तो ट्रू है अपने जगह पे, लेकिन ये जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऐसा ऑप्शन कौन है आपका? ऑप्शन नंबर बी है। तो आप कोई ऑप्शंस देखिएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट अपने जगह पे सही है, लेकिन ये इस स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ये आप अपने एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 10, ये फॉर्मूला जो है आपका पेज नंबर 10 में गिवन है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक देखिएगा। ठीक, तो आपका 19 हो गया। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन 20 है, वो हम लोग देखते हैं। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक है, ये भी उसी टाइप का है, ये आपका असर्शन है, ये रीजन है। अब देखते हैं दोनों अपने जगह पे सही है और ये रीजन इसके लिए फिर सही है या नहीं। If the coordinates of the midpoint of sides AB and AC of triangle ABC, ठीक है, ये आपका ट्राइंगल है ABC। ठीक है, ये आपका ट्राइंगल गिवन है ABC। अब दोनों का जो मिड पॉइंट है आपका यहाँ पे गिवन है पहले ही, ये D और E क्या है? मिड पॉइंट है। दोनों का कोऑर्डिनेट्स कितना है? 3 और 5 और -3 और -3। ठीक है, इस पॉइंट और इस पॉइंट का। अब इतना गिवन है कि ये ट्राइंगल है, ये दोनों मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स भी दिया हुआ है और BC हम लोग का 20 यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, अब ये पहला स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे हम लोग अब इसके लिए रीजन क्या है? रीजन है द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब ये जो दोनों साइड ट्राइंगल को ज्वाइन कर रहा है, ये आपका इससे पैरेलल होगा और इसके हाफ होगा। यही होता है आपका मिड पॉइंट थ्योरम, जो हम लोग ट्राइंगल चैप्टर में मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ते हैं, वो यही होता है कि जो आपका इस ट्राइंगल में ये जो थर्ड साइड है, ये आपका थर्ड साइड के पैरेलल होगा और इसके हाफ होगा, अगर ये मिड पॉइंट से क्रॉस करता है तब। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले पहला स्टेटमेंट को चेक करना होगा कि ये इसके हाफ है या नहीं। तो इसके हाफ मतलब इसका आंसर आपका 10 आना चाहिए। तो ये 10 देखते हैं आता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? डी का हम लोग को लेंथ पता करना है। तो आप डिस्टेंस फार्मूला पढ़े होगे। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला याद कीजिए, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका डिस्टेंस फार्मूला है। ठीक है, वहां से आप डिस्टेंस फार्मूला को देखिएगा। तो क्या होगा? इस दी ये माइनस ये, ठीक है, 3 माइनस और फिर 3 माइनस ये लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस। ठीक है, और ये माइनस ये, तो 5 माइनस -3 क्या हो जाएगा? 5 + 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये समझ रहे हो? तो 3 माइनस -3 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 + 3 हो गया। सेम यहाँ भी। ठीक, तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर 3 3 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 36 प्लस ये 64, कितना हो जाएगा? 100, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 10। ठीक है, 100 आ गया, 10 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट जाएगा, आपका 10 बचेगा। मतलब ये हमारा 10 आ गया। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ये जो है आपका मिड पॉइंट से क्रॉस कर रहा है और इसके हाफ होता है। ठीक है, मिड पॉइंट से क्रॉस कर रहा है और इसके हाफ भी है, मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है।
कि ये आपका इसके हाफ निकल गया। और जो रीजन है, रीजन भी वही है कि अगर मिड पॉइंट से पास हो रहा है, इससे पैरेलल होगा और इसके हाफ होगा, इसके हाफ निकल चुका। इसका मतलब जो आपका ये स्टेटमेंट है अपने जगह पे सही है, ये स्टेटमेंट है ये भी अपने जगह पे सही है, और ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट का सही रीजन भी है। ठीक है, इसका मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर ए होता है, ठीक है, कि दोनों स्टेटमेंट अपने जगह पे ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट आपका पहले स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या क्या कंसेप्ट देखें, ट्रायंगल चैप्टर से आप देखें मिड पॉइंट थ्योरम का कंसेप्ट, और फिर यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला का भी यूज करना था जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट। ठीक है, तो अब ये हमारा सैंपल पेपर जो आपका क्लास 10 का 1 to 20 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, और अब सेक्शन ए कंप्लीट हो गया, पूरा कंप्लीट। अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग भी देखिए वीडियो और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, अब जो सेक्शन बी है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो और क्वेश्चंस नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियो में जाके देख लीजिएगा। ठीक, तो इसी के साथ आज का क्लास हम लोग का एंड होगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको ये आपका हेल्प हो सके। ठीक है, और मैथ्स में इस बार क्या एकदम 90+ लाना है आप लोग को। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं पे एंड होगा। जय भारत, जय हिंद।